जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। देखिए आज के वीडियो में हम बीएड के पेपर 2 जो कि है समसामयिक भारत और शिक्षा, इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग करिएगा उतना अच्छा रहेगा। आपको पेपर 2 में बताए हुए थे 40 क्वेश्चनों का आप लोग का रिवीजन करवाएंगे। हर एक वीडियो में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है करवा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको पेपर 2 में समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको जो टॉपिक है इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप ये मान के मत चलिएगा कि हम ये यूनिवर्सिटी से जो भी यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का, जो 40 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आप इससे पहले हम करवा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, या वीडियो देखने के बाद जो है उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, हाशिए पर खड़े लोगों, स्त्री, दलित एवं जनजातीय वर्गों की शिक्षा पर प्रकाश डालें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है कि हाशिए पर खड़े लोगों, देखिए हाशिए का क्या मतलब होता है कि वंचित वर्ग, जो भी वंचित वर्ग है हमारे समाज में, उसके लिए जो है उन लोगों के लिए जो है जिसमें स्त्री है, दलित है, जनजातीय वर्ग है, वर्गों की शिक्षा पर प्रकाश डाले। तो उनका जो वंचित वर्ग है जिसमें स्त्री आ जाती है, स्त्री मतलब महिला, दलित हो गया, उसके बाद जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके शिक्षा पे किस तरह का सरकार का एक योजनाबद्ध चलाया गया है, या उनका शिक्षा किस तरह से प्रभावित है। अभी भी वह हमारे समाज से ही थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जो जहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है तो इन लोगों की साक्षरता दर जो है कम है। तो क्यों कम है, उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजना चलाई उनको ऊपर लाने के लिए, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस क्वेश्चन में देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, स्वाधीन भारत के पिछले 67, मतलब अभी तो आप मान के चलिए कम से कम 80 वर्ष के आसपास हो गया, मतलब 78 वर्ष मिला जुला के आप रखिएगा, 78 वर्ष। 78 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा फासला तय, आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक लंबा फासला जो है तय किया है, जिसका प्रमाण है देश में फैली शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत ढांचा। भारत विश्व का ऐसा दूसरा देश है जहां विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के 20 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था गतिशील है। फिर भी समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें वंचित वर्ग या हाशिए पर खड़े लोगों की संज्ञा दी जाती है। जो आपको बताएं कि वैसा लोग जो समाज में थोड़ा सा पीछे हो गए हैं या वंचित हो गए हैं शिक्षा से, उन्हीं को हाशिए कहा जाता है। उन्हीं पे कुछ लोग जो है खड़े हैं, उनकी संज्ञा दी जाती है। अतः इनकी शिक्षा के बिना अभी सबके लिए शिक्षा का प्रयास अधूरा है अभी भी। देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्व, अब आने वाले क्वेश्चनों में हम इस बताएंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी फुल बताएंगे। अभी समझ लीजिए नीति निर्देशक तत्व है संविधान में दिया गया है, भाग 4 में है, ठीक है। तत्व में कहा गया था कि संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। आज संविधान के क्रियाशील होने के 78 वर्षों के बाद भी इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को 100% साक्षरता नहीं मिल पाई है। उनमें सर्वाधिक संख्या हाशिए पर खड़े लोगों अर्थात स्त्री, दलित एवं जनजाति वर्ग के लोगों की है। तो आइए देखते हैं आगे। इसे हो गया कि नीति निर्देशक तत्व में ये संविधान में ये चीज़ दिया गया था कि जो भी वंचित लोग हैं उनको भी शिक्षा का उतना ही अवसर दिया जाए जितना कि आम लोगों के लिए है। फिर भी अभी जो है कुछ जो स्त्री हो गया, दलित हो गया, जनजाति वर्ग के लोगों की शिक्षा जो है अभी भी उसमें 100% नहीं हो पाई है। मतलब कम से कम जितना आम लोगों की है उतना तक नहीं पहुँच पाई है। देखिए, साक्षरता को यदि शिक्षा माना जाए तो 1951 से अब तक इसका सुखद विस्तार हुआ है। 1951 में जहां मात्र 32% लोग साक्षर थे तो अभी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 74% जो साक्षरता दर हो गई है।
ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। वहीं आज लगभग 85 से 87% लोग साक्षर हो चुके हैं, परंतु अभी भी महिलाओं एवं पुरुषों में साक्षरता की दर भी भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में तो महिला शिक्षा की दर संतोषजनक है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों एवं वंचित समुदायों में विशेषतः इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब शहरी क्षेत्र में जो है महिला साक्षरता दर जो है एक तरह से संतोषजनक है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है यह भी अभी सोचने का विषय है, या एक अच्छा कार्य करने का शिक्षा क्षेत्र में इनकी ऊपर उठाने के लिए एक अच्छा कार्य करने की सरकार की ज़रूरत है। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में आज प्रत्येक ग्राम में सरकारी तथा अथवा स्वायत्त इकाइयों द्वारा संचालित स्कूल दिखाई देते हैं। बस्तर के अबुझ परमान जैसे बीहर एवं विरल गांव में भी पाठशालाएं चल रही है। आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं के अलावा रामकिशन मिशन जो है सहित अनेक समाजसेवी संगठन भी शामिल का विस्तार करते हैं कि महिलाओं की साक्षरता दर जो है ऊपर किया जाए। ये सब जो है समाजसेवी है, इन्हें भी यह भी करते हैं। देखिए, विस्तार करते हैं। फिर भी अनेक आदिवासी गांव के बच्चे स्कूलों तक पहुंच नहीं पाते एवं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो प्रश्न उठता है कि इन जनजातीय बच्चों, विशेषकर बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अपेक्षित ललक कैसे पैदा की जाए। इस दिशा में जनजातीय क्षेत्रों से बालिका की शिक्षा का अपेक्षित विस्तार न हो पाने के कारण है, उनका गंभीरता से परीक्षण विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, तभी इनका शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। मतलब कि जो भी आदिवासी महिला है वह आधा ही पढ़ के छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? उनको एक तरह से ललक लाया जाए पढ़ाई के प्रति, ताकि आगे की शिक्षा वह कर सके। देखिए, विस्तार न होने के कारण सुधार लाया जा सकता है। देखिए, स्त्री शिक्षा पर दृष्टि डालने से पूर्व हमें स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा हेतु सुधार के प्रयास पर नज़र डालना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है। तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। देखिए, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एवं 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के पश्चात स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू हुआ। सर्वप्रथम 1948 में गठित राधाकृष्णन आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव दिए, जिनमें मुख्यतः सर्वप्रथम जब 1948 ईस्वी में राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ, जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए जो है कुछ सुझाव दिया गया था। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, बालिकाओं के लिए उनकी रुचि और आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और उनके लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशित की उचित व्यवस्था की जाए। इस प्रकार अब भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू हुआ। आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्त्री शिक्षा के विकास हेतु निम्न समितियों के प्रयास भी उल्लेखनीय है। तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन किन समितियों ने क्या क्या प्रयास किया, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1958 में इसका गठन किया गया था और इसने क्या किया स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आइए उसको देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की। इस समिति को देशमुख समिति भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, मतलब अपना रिपोर्ट दिया, और केंद्र सरकार को एक निश्चित रिपोर्ट के अनुसार एवं निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का उत्तरदायित्व देने एवं इसके लिए एक नीति निर्धारित करने की आवश्यकता व्यक्त की। इस रिपोर्ट में यह चीज़ कहा गया। इसके साथ ही यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का विशेष प्रयास किया जाए एवं केंद्रीय सरकार इसके प्रसार संबंधी व्यय का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले। मतलब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार अपने व्यय से ही पूरा खर्च ले, ताकि राज्य सरकार पे यह चीज़ न छोड़ दें। समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किए जाने एवं राज्यों द्वारा बालिका एवं स्त्री शिक्षा के राज्य परिषदों का गठन किए जाने का सुझाव किया गया था देशमुख समिति में।
देखिए सन 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में हंसा मेहता समिति का पुनर्गठन किए जाने का सुझाव दिया एवं स्त्री शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए जो निम्न प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं हंसा मेहता के द्वारा जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे उसको देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, यह हंसा मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और चौथा है किसी भी स्थिति में बालक बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये हंसा मेहता समिति के द्वारा यह रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था। अब जानते हैं कि दूसरा जो समिति आई हुई थी वह है भक्त वत्सलम कमेटी रिपोर्ट, जो 1963 में यह प्रस्तुत किया गया था और सरकार को दिया गया था। आइए उसको देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने भी भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए थे। आइए देखते हैं इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए थे। पहला है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है लड़कियों के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल खोले जाएं एवं इन माध्यमिक स्कूलों में छात्रावास एवं आवागमन की सुविधा दी जाए। तीसरा है लड़कियों के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चौथा है लड़कियों के लिए अलग से महिला विद्यालय महाविद्यालय खोले जाए एवं लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की जाए। ये चीज़ भक्त वत्सलम अध्यक्षता में जो कमेटी गठन की थी ये सब सिफारिश किया गया था। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा है कोठारी आयोग के स्त्री शिक्षा पर सुझाव क्या दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए कोठारी आयोग जो के द्वारा भी इस शिक्षा नीति दिया गया था, इसमें भी स्त्री शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए थे आइए उसको देखते हैं। देखिए आयोग के इसी के अनुसार जो 1986 का जो है कुछ संशोधन करके नई शिक्षा नीति लाया गया था। ठीक है, कोठारी आयोग के ही अची में जो आगे भी हम आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे इस चीज़ों को। देखिए आयोग के अनुसार बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवारों की उन्नति एवं राष्ट्रीय मानव संसाधनों के विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। यह कोठारी आयोग के लिए इस स्त्री शिक्षा के लिए दिया गया सुझाव था। देखिए सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा संबंधी आयोग के सुझाव निम्न प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कोठारी आयोग ने किस तरह से क्या क्या दिए थे स्त्री शिक्षा के बारे में। तो आइए उसको एक एक करके देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। देखिए बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार करने के साथ ही माध्यमिक स्तर पर भी बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार की गति इतनी तीव्र कर दी जाए कि 20 वर्षों के अंत में निम्न माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं तथा बालकों की संख्या का अनुपात 1:3 हो। मतलब कि एक लड़की हो तो 3 लड़का हो, और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो है यह जो है 1:2 होना चाहिए। मतलब कि 1 लड़की और 2 लड़का हो जाए, बालक और बालिकाओं का अनुपात। दूसरा है बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों एवं छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए तथा जहां महिलाओं को उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो वहां अलग से महिला महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। तीसरा है बालिकाओं की शिक्षा हेतु शिक्षा, गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषयों का विस्तार करके उनको समुन्नत बनाया जाए। चौथा है माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को भी विज्ञान एवं गणित का अध्ययन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए तथा संगीत एवं कलाओं की शिक्षा देने हेतु भी उचित व्यवस्था की जाए। पाँचवा है स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सब कोठारी आयोग के द्वारा स्त्रियों के लिए दिया गया था। अब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें भी स्त्री शिक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्त्री शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिया गया था, उसको देखते हैं। देखिए इस नीति में यह स्पष्ट घोषणा की गई कि अब स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होगा। स्त्री पुरुष सभी को शिक्षा की समान सुविधाएं प्रदान की जाएगी और हेतु स्त्री
शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस शिक्षा नीति के साथ एक कार्य योजना यानी POA भी बनाई गई, जिसके अनुसार हर क्षेत्र में कार्य शुरू किए गए एवं स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन जिलों में शुरू किया गया जिनमें स्त्री साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को 90% अनुदान देना शुरू किया गया तथा केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में भी 30% आरक्षण किया गया एवं उनकी शिक्षा निःशुल्क की गई। महिलाओं के लिए +2 पर नए नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम खोले गए एवं उनके लिए अलग से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र खोलने की सहायता देना शुरू किया। सरकार के द्वारा ये चीज़ किया गया। देखिए, शिक्षा के अधिकार कानून में भी इस बात का प्रावधान है कि बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं अथवा बड़ी आयु के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, उन्हें इनकी आयु के हिसाब से पारंगत करने और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षाओं में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। देखिए, सेतु पाठ्यक्रम क्या था कि जो भी बच्चा पढ़ते पढ़ते जो है 10 साल का हुआ वो छोड़ दिया है, तो उसको फिर से पढ़ाई के लिए जागरूक करने के लिए सेतु पाठ्यक्रम का 10 वर्ष, इसका जो है 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक होगा तो वह सेतु पाठ्यक्रम के अनुसार आगे की शिक्षा जारी कर सकता है। देखिए, किंतु राज्य सरकारें इसके लिए प्रयास नहीं करती है। इस प्रकार शिक्षा में हाशियाकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों में देखने को मिलते हैं जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी समुदाय के होते हैं तथा अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर घूमने के कारण स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के बच्चों पर नज़र रखें एवं उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु उनका स्कूल में दाखिला अवश्य कराएं। सरकार द्वारा इन हाशिए पर खड़े मतलब वंचित पर खड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए निम्न योजनाएं शुरू की गई है। तो आइए उसको देखते हैं क्या क्या योजना शुरू की गई है। सबसे पहला है महिला समाख्या योजना। क्या है आइए उसको जानते हैं। देखिए, शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। इसमें महिलाओं विशेषकर जो है हाशिए पर खड़ी सामाजिक एवं आंशिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित जो होते हैं उनके लिए को ऐसे सशक्तिकरण के योग बनाती है ताकि वे अलग थलग पढ़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सके एवं दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सके। दूसरा है NPEGEL, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है चलाया गया है, यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। ये तीसरा देखते हैं। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान योजना, जिसके अधीन NPEGEL प्राथमिक जो आपको ऊपर बताएं इसका फुल फॉर्म प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये योजना जो चलाई जा रही है यह उसी जगह चलाई जा रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जहां जो है राष्ट्रीय औसत आय की जितनी शिक्षा दर है उससे यदि कम है तो वहाँ पर यह चीज़ चलाई जा रही है। और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में भी चलाया जा रहा है जहां कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति और जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है। चौथा है शिक्षाकर्मी योजना के लक्ष्य। शिक्षाकर्मी योजना, जिसे SRP भी कहते हैं, का लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूर दराज के अर्धशुष्क एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मी स्कूलों में अधिकतम बच्चे अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो आइए इसको देखते हैं
देखिए भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर मतलब थोड़ा सा जो शहरी क्षेत्र से जो दूर है उसके लिए सुदूर का उपयोग किया जाता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए, आइए आगे देखते हैं। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्षों तक एक अलग योजना के रूप में हुई। इन विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा उन बालिकाओं के लिए की जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक है। इनकी शिक्षा के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े उन विकास खंडों में खोले गए जहां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और जहां ग्रामीण महिला साक्षरता कम है। देखिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया था, बढ़े बेटियां द्वारा शिक्षा की प्रगति। देखिए बढ़े बेटियां द्वारा स्त्री शिक्षा में प्रगति। देखिए इस योजना के तहत सूबे मतलब होता है जिला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए 30,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। यह लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की छात्राओं मतलब महिलाओं को मिल सकेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का स्त्री शिक्षा के लिए क्षेत्र में यह एक लाभप्रद प्रयास है। बिहार सरकार भी बहुत तरह के हर राज्य अनेक तरह के चला रहे हैं। इस योजना के माध्यम से गरीब तबके की बालिकाओं को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकार द्वारा प्राप्त इस आर्थिक मदद के माध्यम से उन्हें शिक्षा संबंधी सहूलियतें भी मिल सकेगी। आइए आगे देखते हैं। देखिए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने परिवार पर ही आश्रित न होगी, वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की उनकी राह स्वतः आसान हो जाएगी। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह योजना किशोरावस्था बालिकाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद योजना है एवं स्त्री शिक्षा के विकास की ओर एक सार्थक प्रयास है। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा समाज एवं देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः इसमें आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने हेतु स्त्री शिक्षा का विकास करना होगा, जिसमें स्त्रियों की उन्नति एवं विकास हो सके और देश प्रगति के शिखर पर चढ़कर अपने को विकसित देश के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसलिए स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि पहले भी इंगित किया गया है कि एक पुरुष के शिक्षित होने पर एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, परंतु एक स्त्री के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित हो जाता है। ये एक कथन है। देखिए हाशिए पर खड़े दलित वर्गों की शिक्षा किस तरह से सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। देखिए हाशिए तो आप बता ही दिए, वंचित लोग जो होते हैं वो दलित वर्ग की शिक्षा किस तरह से थी। देखिए भारतीय समाज जन्मजात असमानता पर आधारित अनेक जातियों एवं उपजातियों में बटा हुआ है। इस असमानता के क्रम में सबसे नीचे हरिजन अथवा दलित है। हरिजन शब्द हीनता का घोतक है, हरिजन शब्द जो है हीनता का घोतक है, जबकि दलित शब्द में इस प्रकार की भावना का समावेश प्रायः नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें आत्मसम्मान के साथ जीने और अपने अधिकारों को पाने की प्रबल भावना दिखाई पड़ती है। दलित शब्द का प्रयोग केवल अछूतों के लिए किया गया था। इसमें आगे देखते हैं। देखिए आदिवासी तथा जरायम पेश लोग शामिल नहीं थे। इसके तहत कुछ ही जातियां शामिल हो सकी। इसमें इनकी जनसंख्या में कमी देखी गई। देखिए भारतीय संविधान की धारा 46 याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ जाता है धारा 46 पे टिप्पणी लिखने के लिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, हम आने वाले वीडियो में हम बताएंगे विस्तार से धारा 46 भी। धारा 46 के अनुसार भी राज्य जनता के निर्बल वर्गों के विशेषता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ये धारा 46 में कहा गया है। ठीक है, इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों में दलितों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के उन्नयन के लिए व्यवस्थाएं सामान्य रूप से की गई है। राज्यों ने जनपद स्तर से गांव तथा
शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके दलित वर्गों के शैक्षणिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ ITI संस्थान भी संचालित की है राज्य सरकार के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शिक्षा के अधिकार का हनन भी देश की बालिकाओं और दलित छात्रों के साथ ही हो रहा है। इनके साथ ही दलित समाज में शिक्षा के उन्नयन से आर्थिक संसाधनों एवं शिक्षा के सहसंबंध का आकलन किए जाने पर पता चलता है कि दलित परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बहुत चिंतनीय है या दयनीय है, तथा वे बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। अधिकांश दलित परिवार के मुखिया अकुशल श्रमिक हैं तथा उनका व्यवसाय भी अंशकालिक है, जिसके कारण उनकी कम आय होती है तथा वे इसी कारण अपने बच्चों की पढ़ाई पर अधिक खर्च नहीं कर पाते एवं अपने व्यावसायिक कार्यों में उन्हें भी अंशतः संबद्ध कर लेते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है, परंतु इस पर भी कई अभिभावक तो छात्रवृत्ति न मिलने की बात कहते हैं और दूसरे जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती भी है वे इसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत खर्च पर कर डालते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी स्थिति, उनका घर जो है थोड़ा सा दयनीय होता है, वो इस पैसे को जो है अपने व्यक्तिगत रूप में कर लेते हैं खर्च। देखिए, दलित परिवार के 38.50% मुखियाओं को तो शासन द्वारा संचालित एवं उनके विकास हेतु शुरू की गई योजनाओं का ज्ञान ही नहीं होता है, और जिन लोगों को इसका ज्ञान होता भी है तो वे भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे अपने व्यवसाय से इतना संलिप्त रहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय ही नहीं रहता है। दलित अभिभावकों में प्रायः बच्चों के पढ़ाने की रुचि का अभाव दिखाई देता है। 41% अभिभावक बच्चों को शिक्षा दिलाने के स्थान पर उन्हें काम पर लगाना चाहते हैं, जिससे प्राप्त आय से वे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। इसके साथ ही रूढ़िवादिता, माता पिता की शिक्षा के प्रति रुचि, व्यावसायिक शिक्षा की कमी, शिक्षा सुविधाओं की कमी दलित शिक्षा के मार्ग में बाधक होते हैं। देखिए, जनजातीय वर्ग हेतु शैक्षिक साधन एवं प्रयास किस तरह से सरकार के द्वारा किया गया। जनजातीय वर्ग हेतु शैक्षिक साधन एवं प्रयास। देखिए, वित्तीय व्यवस्था। केंद्र तथा राज्य सरकारों को आपस में मिलकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शैक्षिक, सामाजिक, व्यावहारिक विकास हेतु धन की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था। इस वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे शिक्षण संस्थानों यानी कोचिंग सेंटरों का निर्माण कराया गया जो इनकी आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखकर सभी सुविधाएं प्रदान कराई जाती है। तीसरा है पुस्तक बैंक। देखिए, यह योजना मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये मूल्य की पुस्तकों को एक सेट 3 विद्यार्थियों के लिए होता है। इससे 3 साल तक काम चलाया जा सकता है। चौथा है छात्रवृत्ति की व्यवस्था। देखिए, इस वर्ग के लोगों का शैक्षिक स्तर उठाने के लिए विशिष्ट छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्ति योजना 1944 से 45 से ही प्रारंभ कर दी गई थी। कक्षा 6 से 10 तक की पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। 5 है मुफ्त शिक्षा व्यवस्था। इस वर्ग के छात्रों को सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जाती है। संविधान की धारा 45 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। छठा है छात्रावास की व्यवस्था। आज बालक बालिकाओं के लिए इस वर्ग हेतु छात्रावास की व्यवस्था कराई गई है। इसमें इन्हें सभी सुविधाएं प्रदान कराई जाती है। देखिए, इस वर्ग की माध्यमिक, हाई स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण किया गया, जिसके कुल खर्च की आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। हर एक पॉइंट पे हम चर्चा किए हुए हैं। अब एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार फॉरवर्ड करके थोड़ा तेज़ करके वीडियो ज़रूर 2 बार देख लें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, जो कि है शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य
एवं निहितार्थ की विवेचना करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हर एक पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप करिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों की तैयारी करिएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।